अभी जो हमें ये न्यूज़ मिल रही है, अभी की जो हमें जानकारी मिल रही है कि युद्ध कितने दिन तक पहुंचा, क्या नुकसान हुआ, मतलब वहाँ के हालात क्या है, किसी ना किसी मीडिया प्लेटफॉर्म से हम ये जानते हैं या फिर हम जानने की इच्छा रखते हैं कि युद्ध कहाँ तक पहुंचा। जो मीडिया हमें दिखाना चाहता है या फिर मीडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वही पॉइंट ऑफ व्यू वो लोग हम तक पहुंचाते हैं। तो जैसे कि आज हमारा फर्स्ट नंबर का टॉपिक है कि मीडिया क्या युद्ध में भी प्रभाव डाल सकता है। मीडिया बहुत ही बड़ा अपना रोल हर चीज़ पे डाल रहा है। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक था कि क्या युद्ध पर भी मीडिया अपना इफ़ेक्ट छोड़ता है। तो यस, 100% यहाँ पे मीडिया 100% अपना रोल निभाता है। और मैं आपको एक छोटी सी बात गाइस आपको बता दूं कि अगर आपको न्याय करना है तो आपको दो पक्षों की इक्वल सुननी पड़ेगी। आपका पॉइंट ऑफ व्यू साइड में रख के आपको दोनों को सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर बंदा ग्राउंड ज़ीरो पर जाए और दोनों पक्ष को सुने। आम जनता को दिलचस्पी रहती है क्योंकि युद्ध कहीं ना कहीं उनको भी अफेक्ट करता है। तो उनका एकमात्र सोर्स बच जाता है मीडिया। वो मीडिया से ही जानकारी उठाते हैं। और गाइज इस दौर में किसी के पास समय नहीं है, तो ज़्यादातर लोग अपना दिमाग नहीं लगाते और जो मीडिया दिखाती है वो आंखें बंद करके वो देख लेते हैं। अभी ये स्पेशली बात करें हम वॉर की, जो यूक्रेन रसिया वॉर है, तो उसमें हो ये रहा है, खास करके पश्चिमी जो मीडिया है, और यूट्यूब देख लो, एफबी देख लो, या कोई भी बड़ा सोशल जो प्लेटफॉर्म है, वो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के पक्ष में या जेलेंस्की के पक्ष में ही चीज़ें दिखा रहे हैं। जेलेंस्की को एक तरह से हीरो बनाने के लिए लगे हुए हैं। और वहाँ की तबाही, वहाँ के नज़ारे, वहाँ का मंज़र, और आपने न्यूज़ में देखा होगा हर 5 मिनट में रसिया का ये नुकसान हो गया, रसिया का ये नुकसान हो गया, रसिया ने यहाँ पे बम गिरा दिए, रसिया ने सिविलियन इलाकों पे बम गिरा दिए। अभी जेलेंस्की कीव में ही डटे हैं, जेलेंस्की कभी हार नहीं मानेंगे। आप अगर यूक्रेन का पॉइंट दिखा रहे हो तो थोड़ा रशियन का भी पॉइंट दिखाओ, ताकि जो पब्लिक है वो अपने एक निष्कर्ष, एक नतीजे पर पहुंच सके। खास करके यूक्रेन रसिया परिप्रेक्ष्य में हमें अमेरिका को अगर समझना है तो अमेरिका को समझने से पहले हमें नाटो को समझना पड़ेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपियन कंट्री ने नाटो करके एक ग्रुप बनाया था, और उस ग्रुप का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और उसमें ये साफ तौर पे लिखा है कि नाटो में जो भी देश सम्मिलित होता है उस देश पे, मतलब अभी पहले 12 थे और आज बढ़ते बढ़ते लगभग 30 तक पहुंच चुके हैं नाटो कंट्री। उसका बंधारण ये है कि अगर किसी एक मुल्क पे कोई दूसरा मुल्क अटैक करता है तो वो 300, मतलब नाटो के पूरे मुल्क एक साथ मिलके, जो परमाणु एटमी लश्कर भी अपना अलग से रखते हैं, वो मिलके उस देश पे चढ़ाई कर देंगे। नाटो बनाने का उद्देश्य विश्व शांति था। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप ये मान सकते हो ये बात कि 30 देश मिलकर किसी एक देश पे हमला कर दे और उसका मकसद विश्व शांति का हो। यहाँ पे हम अमेरिका को ये समझते हैं कि नाटो मुल्क अगर आप देखो तो उसमें सबसे बड़ा देश, सबसे पैसे वाला देश, सबसे ताकतवर देश अमेरिका है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाटो को अमेरिका ही चलाता है।
और कहीं ना कहीं अमेरिका ही यूक्रेन को एक लॉलीपॉप दे रहा है कि आप हमारी तरफ आ जाओ, आप हमारी तरफ आ जाओ, आप नाटो में शामिल हो जाओ। यहाँ पे ये पूरा का पूरा खेल यूक्रेन वर्सेस रसिया नहीं है, ये पूरा का पूरा खेल रसिया वर्सेस अमेरिका है, जो मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा। वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारी भी वर्ल्ड वॉर 2 से ही उठी थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो चुका, तब दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी, एक पूंजीपति कंट्रीज और एक साम्यवादी कंट्रीज। तो पूंजीपति कंट्रीज का नेतृत्व एक तरफ अमेरिका कर रहा है और दूसरी तरफ साम्यवादी कंट्रीज का नेतृत्व रसिया कर रहा है। दो पक्ष में दुनिया बट गई, एक साम्यवादी विचारधारा और एक पूंजीवादी विचारधारा। इन दो पक्षों के बीच में, मतलब ये अमेरिका पैसा वाला मुल्क है, उनके पास पैसे से लेके मतलब पूरी टेक्नोलॉजी, पूरी चीज़ें उनके पास है। एक तरफ रसिया है जो पुतिन धीरे धीरे उनकी इकोनॉमी से लेके, उनकी मान्यताओं से लेके पूरे लेवल तक पहुंच चुके। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तब यूक्रेन जो था, आज का यूक्रेन जहाँ पे युद्ध चल रहा है, वो रसिया का हिस्सा था। मतलब उस समय का सोवियत संघ, आज जिसे हम रसिया बोलते हैं। और जब उनकी एक इतिहासकार तो ये भी बताते हैं कि दोनों मुल्कों, दोनों पक्षों के बीच जब एक संधि हुई, तब नाटो कंट्रीज ने यूरोपियन यूनियन ने ये रसिया को भरोसा दिया था कि हम आपकी सरजमी, मतलब आपके तरफ एक इंच भी आगे नहीं बढ़ेंगे। और यहाँ पे रसिया का मजबूत पॉइंट ये है कि एक इंच की तो बात छोड़िए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद लगातार इन्होंने 14 देश जो पहले यूएसएसआर के हिस्सा थे, मतलब पहले सोवियत संघ के हिस्सा थे, उनको धीरे धीरे करके अपने पक्ष में लेते गए। और अभी ये जो आप वर्ल्ड मैप में देखो तो रसिया और यूक्रेन का बॉर्डर एकदम नज़दीक है, और बीच में कहीं पे कुदरती जो हमारे और चाइना में हिमालय पर्वत बीच में है, या फिर सरहदी विस्तार में कुछ ना कुछ विषम परिस्थितियाँ होती है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, फ्लैट आप देखोगे तो फ्लैट लैंड है वहाँ पे। और दूसरी गौर करने वाली बात ये है कि रसिया पर इतिहास में जो बड़े से बड़े तीन हमले हुए, वो इसी बॉर्डर से हुए थे। वो नाटो का हिस्सा बन जाते हैं तो नाटो का जो सैन्य है वो यूक्रेन में आके बैठ जाएगा, और वो किसी राष्ट्र को ये गवारा नहीं होगा। मेरा ये पर्सनली मानना है कि कहीं ना कहीं एक मतलब अपने आप को दुनिया से कटवा के, अपनी आर्थिक परिस्थिति को भी दाव में रख के, अपने सैनिकों का जान भी दाव में रख के, और पूरे रसिया में पुतिन के विरुद्ध आवाज उठ रहा है, उनको भी नज़रअंदाज करके अपने मुल्क की हिफाजत करना। अगर आपको ये आज लग रहा है कि पुतिन गलत कर रहा है, और मैं कोई पुतिन की साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये जो हाल आज यूक्रेन में हो रहा है, अगर पुतिन ये नहीं करता तो ये युद्ध फ्यूचर में पुतिन के शहरों में लड़ा जाता। युद्ध में से 3 चीज़ें बाहर उभर कर आती है कि पैसों के दम पर दूसरे कंट्री की सरजमी को यूज करते हुए अपने दुश्मन को धमकाना, किसी की बातों में आके अपने ही देशवासियों की जान जोखिम में डाल, किसी भी कीमत पर अपने मुल्क की हिफाजत करना। इन राष्ट्राध्यक्ष की महत्वाकांक्षा, अडियल रवैया और एक कम समझ के हिसाब से आज पूरा यूरोप के साथ आज पूरी पृथ्वी वर्ल्ड वॉर 3
जो एक परमाणु युद्ध का भी रूप ले सकती है। मीडिया पे वापस लौटते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, और आप न्यूज़ देखो तो आपको भी ये पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं रसिया का पॉइंट ऑफ व्यू हाईलाइट होने ही नहीं दिया, क्योंकि पूरा पश्चिमी मीडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड का जो मीडिया है वो पश्चिमी मीडिया ही कंट्रोल कर रहा है। और कहीं ना कहीं यूक्रेन को बचाने के लिए, या फिर यूक्रेन वाले बहुत बहादुर है, जेलेंस्की एक हीरो है, वहाँ पे मॉल पे अटैक, गैस टैंकर पे अटैक, या फिर सिविलियंस पे अटैक, स्कूल्स पे अटैक, हॉस्पिटल्स पे अटैक। आप पूरा दिन न्यूज़ देखो तो आपको यही दिखाई देगा कि रसिया बुरी तरह से हार रहा है। खास ह्यूमैनिटी की बात हो रही है, खास मानवता की बात हो रही है। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान में कहाँ गई थी ह्यूमैनिटी, ईरान इराक में कहाँ गई थी ह्यूमैनिटी, सीरिया में कहाँ गई थी ह्यूमैनिटी। बेशक पुतिन को आज हिटलर कहा जा रहा है, पुतिन आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल विलन बन के सामने आ रहे हैं, लेकिन पुतिन का तो 100% दोस्त है, क्योंकि आम सिविलियन, आम जनता मारी जा रही है, हजारों बेघर हो रहे हैं, बच्चे बूढ़े इतनी ठंड में, मतलब अपने रात को सो रहे और अचानक से एक हमला हो जाए तो ये गलत काम है। लेकिन पश्चिमी जो कंट्री है, 23 कंट्री ने यूक्रेन को हथियार दिए हैं और बोला है कि लड़ो, जाके लड़ो। तो ये जो जेलेंस्की है, उनको ये लगता है अपने बंकर में, या अपने मतलब पता नहीं आज बंकर में है, या फिर अमेरिका चला गया, या फिर बाजू वाले पोलैंड में बैठा है, जहाँ से भी बैठा है वहाँ से उनका एक ही काम है, क्योंकि मीडिया से ही, वो तो मीडिया से ही आता है ना, हर 2 घंटे के बाद एक मैसेज देता है, मैं किसी से झुकेगा नहीं साला, मैं किसी से डरेगा नहीं साला। आप देखो पूरा देश बर्बाद हो रहा है, पूरा मतलब उसका स्ट्रक्चर एकदम ढह गया, वो मतलब नक्शे से मिटने, तो ज़्यादा बोल गए, लेकिन नक्शे से मिटने वाला है, फिर भी उनकी एक ही सोच रह रही। और जेलेंस्की तो हर बार झुकेगा नहीं साला, मतलब यार तू नहीं झुकेगा, तेरा पूरा कंट्री झुक गया है। और पीछे से अमेरिका को फायदा ही है, क्योंकि जो इंटरनेशनल प्रतिबंध रसिया पे जो लगाए गए हैं, तो रसिया की इकोनॉमी तो एकदम बैठ जाएगी, वो चाहकर भी अमेरिका के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। और वहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही अभी ये युद्ध विराम के बाद कोल्ड वॉर जैसी परिस्थिति आ जाएगी, तो सब मुल्क हथियार खरीदने की दौड़ में लग जाएंगे। तो दुनिया में, पूरी दुनिया में 2 ही सबसे बड़े कंट्री थे जो हथियार का ज़्यादा प्रोडक्शन करते थे, एक रसिया और एक अमेरिका। तो रसिया को तो ऑटोमेटिक इन्होंने बैन कर दिया। अब अभी हाल का ही आप न्यूज़ देखो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि जो अमेरिका के 9 हथियार बनाने वाली कंपनी है, उनके शेयर में 35% इजाफा हुआ है। तो वो क्यों चाहेगा यार। और आज ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हो आप, पूरा अमेरिका का इतिहास उठा के देख लो यार, अफगानिस्तान हो, ईरान इराक हो, कोई भी जगह हो, कहाँ मानवता की चिंता करी गई है। लेकिन आज ये पेट में क्यों इनके दर्द हो रहा है पता है, कि आज ये पहली बार ये हो रहा है कि यूरोप की धरती पे युद्ध हो रहा है, और वो ये जो पूंजीपति है उनको ये बात खटक रही है। लेकिन आज ये पुतिन, पूरा नाटो कंट्री, पूरा विश्व एक साथ उस बंदे को दबाने में लगा है, और फिर भी वो बोलता है कि झुकेगा नहीं। ये जेलेंस्की क्या चीज़ है। और मुझे तो कहीं ना कहीं पर्सनल ये लगा कि ये सिविलियंस, यूक्रेन वालों के सिविलियंस की कहीं ना कहीं ये रसिया वाले थोड़ी चिंता कर रहे हैं, क्योंकि आज 13वां दिन है और मेरे ख्याल से 500 से कम लोग मरे। तो गाइस आज यही फर्क है गाइस, यही फर्क है एक नेता और एक अभिनेता में, क्योंकि वो जेलेंस्की अभिनेता है, वो हर चीज़ एक्टिंग करता है, और ये नेता है, उनको पता है कि वो क्या करता है। तो किसी के बहकावे में आने का क्या परिणाम है वो हमने देख लिया। गाइस अब मुझे इजाज़त दीजिए। आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा एक कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर, सब्सक्राइब